जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ चार्ज शीट ने एक दफ़ा तो सबको हैरान और परेशान कर दिया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक साबिक डीजी आईएसआई को भी इतने बड़े मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। चंद रिटायर्ड अफसरान अक्सर निजी महफिलों में ये कहते थे कि इस लेवल पर कभी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इससे एक नई रवायत कायम हो जाएगी और आने वाले बरसों में फिर हर दूसरे फौजी अफसर का कोर्ट मार्शल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन लगता है कि मौजूदा अस्करी क़यादत इस दबाव का शिकार नहीं हुई कि कल कलां को इस रवायत का सहारा लेकर कार्रवाइयाँ होंगी। सवाल यह है कि फैज़ हमीद उस रेड लाइन को कैसे क्रॉस कर गए जिसके बारे में वो जानते थे कि इससे खतरात पैदा हो सकते हैं। शायद फैज़ हमीद को यह लगता था कि उनके साथ धोखा हुआ है, लिहाजा वो बदले के चक्कर में बहुत दूर तक निकल गए। अगर आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। अब आप पूछेंगे कि ये वादे किसने किए थे और कौन से ऐसे वादे थे जो पूरे न होने की सूरत में उन्होंने अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। हुआ कुछ यूँ था कि जनरल बाजवा दरअसल जनरल कियानी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते थे और उनके करीब भी रहे। जनरल बाजवा ने पहले दिन से सोच रखा था कि वो 3 साल बाद घर नहीं जाएंगे। उनके जहन में कुछ मंसूबे थे जो वो 3 साल में पूरे नहीं कर सकते थे। उन्हें इन कामों के लिए 6 साल दरकार थे, लेकिन उन्हें बहुत जल्द ये अंदाज़ा हो गया था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उन्हें मुद्दत मुलाज़मत में तोसी नहीं देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने किसी भी जनरल को मुद्दत मुलाज़मत में तोसी नहीं दी थी। यहीं से जनरल बाजवा के जहन में इमरान खान का नाम उभरा। इस सारे मंसूबे में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कलीदी किरदार बन रहा था, जिनका जनरल बाजवा से पुराना ख़ानदानी ताल्लुक़ था। यूँ इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाकर जनरल बाजवा ने 2019 में खान से मुद्दत मुलाज़मत में तोसी लेने का मंसूबा बनाया। साथ ही जनरल बाजवा के नवंबर 2022 में रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद को नया आर्मी चीफ बनाने का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया। इस मंसूबे में फैज़ हमीद को डीजी से प्रमोट करके डीजी आईएसआई लगाना भी शामिल था। अगस्त 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म और जून 2019 में फैज़ हमीद डीजी आईएसआई बने तो जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाज़मत में तोसी मिल गई। अब इस पूरी डील में देखा जाए तो सबसे बड़ा झटका फैज़ हमीद को लगा कि जब उनके आर्मी चीफ बनने का वक्त आया तो इससे पहले जनरल बाजवा और उनकी टीम इमरान खान को हटाने पर तुल गए। जनरल बाजवा पर दबाव था कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो अभी से फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाए बैठे हैं। दीगर सीनियर अफसरान जो नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की तैनाती की फहरिस्त में शामिल थे, वो भी इस बात पर अपसेट थे कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान को रोज़ मिलते थे और उनके सियासी मुखालफिन को फिक्स करने का काम कर रहे थे, लिहाजा वज़ीर आज़म समझते थे कि वो बेहतरीन जनरल हैं। बाकी जनरलों से उनका बराह रास्त रब्ता न था, यूँ वो उनकी खूबियों से वाकिफ़ न थे। हर डीजी आईएसआई वज़ीर आज़म के करीब हो जाता है, क्योंकि ओहदे की वजह से उसे वज़ीर आज़म को बराह रास्त बहुत सारे मामलात पर रिपोर्ट करना होता है। वज़ीर आज़म डीजीआई से अक्सर सियासी इशूज़ भी हल कराता है। आपको याद होगा कि खान साहब अक्सर कहा करते थे कि उन्हें तो कौमी असम्बली में किसी बिल पर जब मेंबरान असम्बली के वोट की ज़रूरत पड़ती थी तो इन्हें एजेंसियों की खिदमात हासिल हो जाती थी। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने इमरान खान के कहने पर सियासी मुखालफिन और मीडिया एंकर्स और मालकान तक सबको फिक्स कर दिया था। उस वक्त अगर ट्विटर पर इमरान खान के खिलाफ कोई ट्वीट होता था तो भी फैज़ हमीद की टीम को कहा जाता था कि वो फ़ोन करके ट्वीट डिलीट कराएं। वज़ीर आज़म ऑफिस में इमरान खान की सोशल मीडिया टीम यह काम करती थी। स्क्रीन शॉट्स भेजे जाते थे, धमकी आमेज़ फ़ोन किए जाते थे। अगर कुछ सहाफ़ी आगे से मज़ाहमत करते थे तो उनके मालकान को कहा जाता था कि वो इसे कहें कि ट्वीट डिलीट करे या ख़ुद को नौकरी से फ़ारिग समझे। फैज़ हमीद ने जो चस्का इमरान खान को लगा दिया था, उसके बाद वो किसी और को चीफ बनाने का सोच ही नहीं सकते थे। फैज़ हमीद उन लोगों में से थे जो हमेशा यस बॉस कहते हैं। बॉस के मुंह से जो भी लफ्ज़ निकले फ़ौरन उस पर अमल करना है। बॉस को इनकार नहीं करना, ना ही उसे कानून कायदे समझाने के चक्कर में पड़ना है, बस काम करके उसकी रिपोर्ट देनी है। इस सिलसिले में अगर कोई दूसरा नाम जहन में आता है तो वो मरहूम रहमान मलिक थे। वो भी इसलिए अपने सियासी बॉसेस में मशहूर थे कि वो गो गेटर थे, जो ऊपर से किसी फ़ोन पर कहे गए काम से इनकार नहीं करते थे। ऐसे अफसरान सियासी हुक्मरानों को बहुत अच्छे लगते हैं जो एक फ़ोन पर काम करके उन्हें रिपोर्ट करें, बहाने न तलाश करें। इसलिए फैज़ हमीद हो या रहमान मलिक मरहूम, उन्होंने खूब तरक्की की और अपने बॉस के करीब रहे, उनका एतमाद हासिल किया और जब भी उनके बॉस को मौका मिला उन्होंने इन्हें नए ओहदे पर तरक्की दी। फैज़ हमीद
ڈی جی سی سے ڈی جی بنے اور پھر انہوں نے آرمی چیف لگنا تھا۔ رحمان ملک بھی ایف آئی اے کے ایک افسر سے ترقی کرتے کرتے ایک دن اس ایف آئی اے کے اوپر وزیر داخلہ لگے اور وہ ایک طاقتور وزیر داخلہ سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی فیض حمید والی ٹریجڈی ہوئی، کیونکہ آخری دنوں میں وہ زرداری صاحب کا اعتماد کسی وجہ سے کھو بیٹھے تھے اور انہیں سینٹ کا ٹکٹ نہ دیا گیا۔ فیض حمید بھی اپنے باس جنرل باجوہ کا اعتماد کھو بیٹھے تھے اور آرمی چیف نہ بن سکے۔ فیض حمید تو نواز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے عمران خان کے بہت قریب آ چکے تھے۔ وہ تو جہانگیر ترین کے کرائے پر لیے گئے ایک خفیہ گھر میں عمران خان سے 40 ملاقاتیں تک کر چکے تھے۔ ان خفیہ ملاقاتوں کے لیے ہی جہانگیر ترین نے وہ گھر کرائے پر اسلام آباد میں لیا تھا جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ نواز شریف کے وزیر اعظم ہاؤس میں آخری دنوں اس گھر میں عمران خان اور جنرل فیض حمید کی خفیہ ملاقاتیں تواتر سے ہونے لگی تھیں۔ جنرل فیض حمید ڈی جی سی ہوتے ہوئے عمران خان کی آنکھوں کا تارا بن چکے تھے۔ ان 40 سے زائد خفیہ ملاقاتوں میں ہونے والے راز و نیاز نے ہی عمران خان کے لیے وزارت عظمیٰ کا راستہ کھولا۔ جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع ملی، لیکن اس سارے کھیل کا مرکزی کردار فیض حمید تھے، جنہوں نے یہ سب کچھ ممکن کر دکھایا تھا۔ انہیں کیا ملا؟ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ اس ڈیل کے 3 کرداروں میں سے جنرل باجوہ اور عمران خان تو اپنا حصہ لے چکے تھے، لیکن جنرل فیض کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ ادھر عمران خان کو بھی لگا کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ بھی ہاتھ کیا ہے اور شریفوں اور زرداریوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یوں جنرل فیض اور عمران خان جنرل باجوہ کے خلاف ہو گئے اور یوں ایک نیا خطرناک کھیل شروع ہوا، اور جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد خاموش زندگی گزارنے کے بجائے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔